फर्स्ट पेपर आपका फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। सेकंड वन जो है आपका पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, के बारे में डिस्कशन हो चुका है। थर्ड जो पोर्शन जो रहता है वो रहता है आपके प्रैक्टिकल का। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी केवल और केवल हमें कुछ थ्योरीज पढ़ना नहीं सिखाता, हम प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर कुछ वर्क करते हैं, कुछ हमारा लैब वर्क होता है, और इसी लैब वर्क के बिहाफ पे हम कुछ नई चीजें सीखते हैं। हम हिस्ट्री पॉलिटिकल की तरह केवल और केवल रटते नहीं है, हम कई चीजों को सीखते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं, जो न केवल हमारे जो एकेडमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाएगी, बल्कि लाइफ में जब भी हम कभी फील्ड में होंगे तो हमारी जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है। हम हर प्रकार के पदार्थ को एक नवीन नजरिए से देखते हैं। हम हवा चल रही है तो भी हम विचार करते हैं कि हवा किस दिशा से चल रही है, क्यों चल रही है, व्हाट व्हाई। ये से जो प्रश्न होते हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा से ही रहते हैं। तो इन चीजों को हम सीखेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लैब वर्क जो रहता है या प्रैक्टिकल के जो वर्क रहते हैं वो तीनों ईयर्स के अंतर्गत रहते हैं। तो सिस्टम है कि हम जैसे जैसे फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर की ओर जाएंगे या पीजी की ओर जाएंगे, हमारे लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी सरल होते जाएंगे। ये हम कह सकते हैं कि शुरुआत के दिनों में, जैसे कि फर्स्ट ईयर की बात करें, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, भारी होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम थर्ड ईयर की तरफ जाएंगे हमारे इक्विपमेंट्स छोटे होते जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी से रिलेटेड जो वर्क होगा लैब वर्क, कोशिश तो करेंगे, ऑनलाइन में तो संभव हो नहीं पाएगा लैब वर्क का। जब भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस रहेगी तो ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल का जो पेपर रहेगा वो किस प्रकार से डिवाइडेशन उसका रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल हमारे कितने नंबर का होगा। कई हमसे जो जुड़ेंगे भूगोल सब जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ने के पीछे कई लोगों का ये तर्क रहता है कि प्रैक्टिकल होता है, नंबर आते हैं। हाँ, नो डाउट ये काफी हद तक ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो आपके 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और नो डाउट ये आपको न केवल आपके जो परसेंटेज है उसको बढ़ाता है, और मोस्ट ऑफ लगभग मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ से लगभग 42 से नीचे किसी के अभी तक के नंबर नहीं गए हैं, रिकॉर्ड है मेरा। और उनकी मेहनत भी है, ऐसा नहीं है कि मैं नंबर ज्यादा देता हूँ। जो मेरे से जुड़ते हैं वो काफी मेहनत भी करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें आलसी व्यक्तियों की तरह केवल और केवल किताबों को रटना नहीं है, हम प्रैक्टिकली कई चीजों को करके देखेंगे। उसी का एक हिस्सा जो है हमारा प्रैक्टिकल का जो ये पोर्शन रहता है 50 मार्क्स है। डिवाइडेशन जो रहता है वो किस प्रकार से रहता है, इसका लैब वर्क होता है। ये हमारे प्रैक्टिकल वाले दिन की बात होती है। हम 2 घंटे का 2 घंटे का जो है लैब वर्क करते हैं। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चंस कंटेन आपके 7 मार्क्स के अंतर्गत होते हैं। ये हमारे 3 क्वेश्चंस जो होते हैं ये रिटन पेपर होता है, उसके बिहाफ पे हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रैक्टिकल वाले दिन ही ये आपको करना होता है। फिर हम रिकॉर्ड वर्क की बात कर रहे हैं, ये आपकी ज्योग्राफी की फाइल होती है, और उसके बेसिस पे आपका एक मौखिक परीक्षा, एक वाइवा होता है, 2 घंटे का समय, जिसमें आपका रिकॉर्ड जो वर्क रहेगा उसकी जो मार्किंग रहेगी 9 मार्क्स, एंड 5 जो मार्क्स रहेंगे वो आपके विवा वॉइस के लिए रहेंगे। टोटल इसके 14 मार्क्स हैं। इसी प्रकार से आपका जो फील्ड सर्वे, आप जब मैप बनाएंगे तो मैप बनाने के लिए आप फील्ड का सर्वे करेंगे,
किस प्रकार से करेंगे, तो इसके अंदर मेजरली कौन कौन से टॉपिक्स हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ टॉपिक्स आपने 11th में देखिएगा, थोड़े से यहाँ पे प्रैक्टिकल की जो स्कीम है वो इस प्रकार से रहती है कि 11th में जो आपके टॉपिक्स जो रहे हैं प्रैक्टिकल के, वो आपको फर्स्ट ईयर में आएंगे और कुछ थर्ड ईयर के अंतर्गत आएंगे। जो 12th के थे वो पोर्शन आपके सेकंड ईयर में देखने को मिलेंगे। जो स्केल है, मापनी, मापनी के प्रकार, मापनी के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार की स्केल्स को पढ़ेंगे, जिसमें एक सबसे पहला है प्लेन स्केल, यानी साधारण मापनी। फिर कॉम्पेरेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी। फिर तुलनात्मक के ही दो रूप है, एक तो टाइम एंड डायगोनल, समय और विकर्ण मापनी। ये भी आपके इस स्केल वाले चैप्टर के अंतर्गत रहेंगे। इसके अंदर हम स्केल को ड्रॉ करेंगे और उसके क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर है हमारा मैप का एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन। माप का जो मानचित्र होता है उसका हम लघुकरण और विवर्धन किस प्रकार से करते हैं। तो एक ही मेथड है इसका, आपका स्क्वायर मेथड, वर्ग विधि, इसके माध्यम से। यानी हमारे पास अगर मान लीजिए एक छोटा सा इतना सा मैप है और हम चाहते हैं कि इस मैप को हमें इतना बड़ा बनाना है। मैप हो सकता है, किसी प्रकार का कोई पिक्चर हो सकता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्क्वायर मेथड को देखना है। ये केवल ज्योग्राफी में नहीं, आपकी डेली लाइफ में भी इसका यूज किया जा सकता है कि छोटी चीज को हम किस प्रकार से बड़ा करते हैं। तो ये एक पोर्शन जो रहेगा आपका फर्स्ट यूनिट का, जिसके अंतर्गत हम मैप स्केल्स बनाएंगे और मैप के एनलार्जमेंट को देखेंगे। फिर है आपका सेकंड जो पोर्शन है इसका, नॉलेज एंड यूज ऑफ मेट्रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मौसम संबंधी जो इक्विपमेंट्स या उपकरण जो होते हैं उनका हमें अध्ययन करना है, उसका हमें नॉलेज, उसका ज्ञान होना चाहिए और उसका उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, इसका हम यूज करेंगे। थर्मोग्राफ क्या होता है, स्टीवेंसन स्क्रीन, अभी बिल्कुल आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा क्योंकि अभी तक हमने इन्हें देखा नहीं। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। एनोराइड बैरोमीटर, बैरोग्राफ, ब्रेन गेज, ये इक्विपमेंट्स हैं जिसके माध्यम से इन्हीं से वर्षा मापी जाती है। इसी से हम एयर की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम हमारी ह्यूमिडिटी को हम चेक करते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो किस प्रकार की है। ह्यूमिडिटी में एयर का कंटेंट पोर्शन कितना है और उसके अंदर वाटर वेपर्स जो है वो कितने हैं। इस प्रकार से ये थर्ड यूनिट रहेगी। तो सेकंड यूनिट रहेगी। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ्स आपको मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। और लास्ट जो फोर्थ यूनिट है वो है आपका चेन एंड टैप सर्वे। आप में से किसी ने किया है चेन एंड टैप सर्वे? जरीब देखिए। यस, नो, मैसेज में, जरीब देखिए। नो। आपका तो कॉमर्स रहा है तो आपका तो है ही नहीं कि देखा होगा। तो आपने सभी ने जरीब को नहीं देखा। हाँ, कुछ होता है कि स्कूल लेवल पे इन लोग जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को क्या किया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य रहता है केवल और केवल नंबर दिलाना। तो हम जरीब के बारे में देखेंगे कि जरीब क्या होती है। मैं आपको जरीब दिखा देता हूँ तो ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए जो जरीब होती है किस प्रकार की होती है। आपने पटवारी को जमीन नापते हुए देखा होगा। तो आज भी जब पटवारी लोग जो होते हैं वो क्षेत्रफल को नापते हैं किसी क्षेत्र का, इसी जरीब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आपको जरीब दिखा रहा हूँ।
ये होती है जरीब। लोहे की कड़ियाँ होती हैं ऊपर से, कुछ टैग लगे हुए होते हैं, और इस प्रकार की जो लोहे की जो सांकड़ सांकड़ कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम जरीब कहते हैं। इस जरीब का प्रयोग, ये एक इक्विपमेंट है। हम वैसे पशुओं को बांधने की एक सांकड़ के रूप में इसे देख सकते हैं, लेकिन काफी यूजफुल रहती है जमीन को नापने में। इसकी एक लेंथ होती है पर्टिकुलर, 20 मीटर, 10 मीटर। तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग इसे हम सेट करते हैं और हम उसके बारे में देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रखी होगी, और हमारा जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। ये आपका सिलेबस था, और सिलेबस में सबसे पहला जो पोर्शन है आपका फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। पहले हम पेपर फर्स्ट को रीड करते हैं। तो पेपर जो फर्स्ट रहेगा, उस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। हम न केवल पृथ्वी की बात करेंगे, हम जितने भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उन सभी प्लैनेट्स को हम क्लियर करेंगे कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, कौन कौन से सिस्टम से इनका निर्माण हुआ। इससे रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस आपके सामने रहेगी। हाइपोथेसिस क्या होती है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी का उद्भव टॉपिक है, इसमें हम कुछ हाइपोथेसिस, अब कहा जाए कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो हम तो पृथ्वी के निर्माण के बाद जन्म लेते हैं, तो हमें कैसे पता कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात। हम यानी जो इंसान है वो पृथ्वी के बनने के बाद जन्म लेता है, तो पृथ्वी के बाद जन्म लेने के कारण हमें नहीं पता कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अनुमान लगाते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम परिकल्पनाएं करते हैं। नाम से ही पता चलता है परिकल्पना, मस्तिष्क की उपज। हमने सोचा कि शायद ऐसा हुआ होगा और इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। तो अलग अलग विद्वान जो हुए, उन अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग प्रकार की हाइपोथेसिस को बताया। अलग अलग प्रकार की हाइपोथेसिस को बताया, इसका अर्थ ये है कि वे विद्वान जो है वो बताते हैं कि अर्थ के अलावा भी जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। जैसे कि हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स हैं, कितनी संख्या है उनकी, तो बताएं आप। मैसेज करें या फिर बोल के बताएं कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन सुनाई दिया आपको। देयर इज 8 प्लैनेट्स। गुड। और कोई एक ऑप्शन जवाब आया है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या 8 है। लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये जितनी भी हाइपोथेसिस हुई, और 2006 की बात है, 2006 के बाद अगर हम प्लैनेट्स को देखें तो हमारे प्लैनेट्स की जो संख्या है वो 8 होगी। लेकिन बिफोर 2006 की अगर बात करें तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट्स है वो टोटल कितने थे, 9। 9 ग्रह मिलकर हमारे सौर परिवार की रचना करते हैं। अब ये 9 प्लैनेट्स हैं तो वो कैसे बने, तो जितनी भी जो थ्योरीज, अब हमें नहीं पता कि कैसे बने, तो हम क्या करेंगे, कुछ हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे, कुछ मस्तिष्क में सोचेंगे कि शायद ऐसे हुआ होगा और ऐसे विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये जो हाइपोथेसिस है,
तो हाइपोथेसिस के बिहाफ पे अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग बात को रखने का प्रयास किया और हमें बताया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। उन्हीं प्लैनेट्स को समझने के लिए हम इन हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत होती है कि हाइपोथेसिस की बात करें, तो सबसे पहले जो विचार रखा गया वो था कास्ट द बफन नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। तो 1749 में इन्होंने अपनी बात को रखा और एक हाइपोथेसिस दी जिसका नाम था कॉर्नेट हाइपोथेसिस, उच्छल तारा। उच्छल तारा क्या होता है कि जैसे कि हम स्टार की बात करते हैं कि ये स्टार, और स्टार के पीछे अगर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई पूंछ नजर आती है तो हम उस तारे को पुच्छल तारा कहते हैं। एक्चुअली में ये कोई पूंछ होती नहीं है। जब जो स्टार है काफी स्पीड से चल रहा होता है तो हमें इस प्रकार का आभास होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये कोई पूंछ है जो इसके पीछे लटक रही है, लेकिन ऐसी पूंछ वास्तव में होती नहीं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो था इससे रिलेटेड वो था आपके उच्छल तारा, कॉर्नेट हाइपोथेसिस। यानी ये व्यक्ति हैं जिनका नाम था कास्ट द बफन। इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ, अपनी एक हाइपोथेसिस थी, एक परिकल्पना दी। ये एक कहानी की तरह है जिसकी सत्यता की जांच हम नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कही गई हर बात एकदम सत्य है। सबसे पहली बात या सबसे पहली जो कहानी है वो इनके द्वारा सुनाई गई। फिर उसके बाद अलग अलग विद्वान जो रहे, हर एक विद्वान के बाद एक दूसरा विद्वान आएगा जो पहले वाले ने जो हाइपोथेसिस दी है उसमें कुछ कमियां बताएगा और अपनी एक नई बात बताने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक हम उसको मान नहीं सके, हमें पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो इसी श्रेणी में आपके इमानुएल कांट आएंगे। इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी जिसका नाम था वायवीय राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। कब दी? 1755, 6 साल के बाद। पहली परिकल्पना किसकी हो गई? कास्ट द बफन की। उसके बाद आपके इमानुएल कांट आए 1755 में। इन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी जो किस बेस पे थी? न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल जो हाइपोथेसिस है या गुरुत्वाकर्षण जो बल का जो नियम है उस पर आधारित ये उनकी हाइपोथेसिस थी। हर एक हाइपोथेसिस को हम आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे हम, 2 बार पढ़ेंगे और जरूरत रही तो हम 3 बार भी पढ़ेंगे। तो इस हाइपोथेसिस के बाद लाप्लास नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने 1796 में एक नई हाइपोथेसिस दी जिसका नाम है नेहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस जिसे कहा जाता है। केवल नाम देखना है, डिटेल में आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1919 में ये आपके उल्का बेल्ट परिकल्पना या मीटरलेग हाइपोथेसिस आई। इस प्रकार से धीरे 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 क्रम बढ़ते गए और अलग अलग प्रकार के हाइपोथेसिस इन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए। ये जियोग्राफर्स थे। इन जियोग्राफर्स ने अपनी हाइपोथेसिस को बताया कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अगर कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर कह सकते हैं कोई भी कार्य है तो ये कैसे हुआ हमें नहीं पता कि कैसे हुआ, तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं और अनुमान के माध्यम से हम बताते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने इन विचारधाराओं को रखा कि शायद जो हमारे प्लानेट है वो ऐसे बने होंगे। अब कैसे बने होंगे ये हम इन हाइपोथेसिस को जब पढ़ेंगे
तब हमें पता चलेगा। तो इन हाइपोथेसिस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम जब भी बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो लगभग सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य का एक अंग था, सूर्य का एक पोर्शन था जो अलग हो गया, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ और अभी वर्तमान में वो अर्थ के रूप में हमारे सामने। ये कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सभी को पता है। तो हमें इतना तो पता है कि ये सूर्य से अलग हुआ, यानी इसका जो पेरेंटल जो प्लैनेट है, इसका जो पिता है, यानी पृथ्वी का पिता कौन है या पृथ्वी की माता कौन है, वो सूर्य है। सूर्य से ही अलग होकर पृथ्वी का निर्माण हुआ। वैसे ही अन्य ग्रहों का जो निर्माण है वो भी इसी प्रकार से हुआ है। तो इन हाइपोथेसिस को आप दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो हाइपोथेसिस किस प्रकार की होगी कि ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या, कि कितने तारे इस ग्रहों के निर्माण में भाग ले रहे हैं। तो इस आधार पर हम इसे दो वर्गों में डिवाइड करेंगे। दो वर्गों में डिवाइड करेंगे यानी हम दो भागों में बांटकर ये जानेंगे कि पृथ्वी का जो निर्माण है या अदर जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ। रुकिएगा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है? मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा इसको देख लेंगे तो आपको ज्वाइनिंग में कोई समस्या नहीं आएगी, फिर भी कईयों को प्रॉब्लम्स आ रही है। बढ़ते हैं हम आगे। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो दो भाग जो होंगे उसमें सबसे पहला जैसे कि अद्वैत। द्वैत, द्वैत का अर्थ होता है दो, ड्यूल। अद्वैत यानी जिसमें दो नहीं है, केवल एक है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो संकल्पना है या परिकल्पनाएं हैं उसको मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स कहा जाएंगे। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस या मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। इसका अर्थ है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि ये मकान किसने बनाया, तो इसका मकान का निर्माण, आप कहें कि इस मकान का निर्माण मेरे पापा ने किया। ठीक है। आप केवल एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने इस घर का निर्माण किया है। ठीक है। तो आप मोनिस्टिक की बात कर रहे हैं, अद्वैतवादी। केवल और केवल एक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया। अब तारों की बात के आधार पर हम देखें तो अगर कहा जाए कि एक तारे से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है, एक तारा कौन सा? सूर्य। अगर हम कहें कि सूर्य जो एक तारा है उसी से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, अद्वैतवादी की बात कर रहे हैं, जिसमें दो नहीं है, केवल एक है। इस मकान का निर्माण केवल और केवल मेरे पापा ने किया। हम एक की बात कर रहे हैं। दूसरी प्रकार की जो हाइपोथेसिस है वो द्वैतवादी, ये ड्यूलिस्टिक कहलाएगी। ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि ग्रहों के निर्माण में एक से अधिक तारों का निर्माण है। दो या दो से अधिक तारों ने मिलकर विभिन्न ग्रहों को जन्म दिया। उदाहरण कि इस मकान का निर्माण मेरे पापा और मेरे अंकल ने मिलकर किया है, या मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मिलकर इस मकान का निर्माण किया। हम दो या दो से अधिक की बात कर रहे हैं तो हम ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, हम द्वैतवाद की बात कर रहे हैं, हम दो की बात कर रहे हैं। अद्वैत की बात कर रहे हैं तो हम एक की बात कर रहे हैं। जब कहा जाता है कि एक ही तारे, सिंगल स्टार थ्योरी या सिंगल स्टार कॉन्सेप्ट की बात करें, केवल एक ही तारा था और उससे कोई प्रोसेस हुई और विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स बने, हम
मोनिस्टिक की बात कर, हम सिंगल स्टार थ्योरीज की बात कर। जब हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक तारों ने मिलकर निर्माण किया है विभिन्न ग्रहों का, तो हम ड्यूलिस्टिक की बात कर रहे हैं, हम द्वैतवाद की बात कर रहे हैं, हम बाई स्टार या आपके बाइनरी स्टार्स कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। दो या दो से अधिक ने मिलकर इस प्लानेट का निर्माण किया है। क्लियर? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया ये ड्यूलिस्टिक क्या होता है और मोनिस्टिक क्या होता है, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। याद रखिएगा भाई, मकान का निर्माण पापा ने किया है, अकेले और अकेले मेरे पापा ने किया है, अद्वैतवादी। मेरे पापा और मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों ने मिलकर मकान बनाया है, द्वैतवादी। ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, दो या दो से अधिक तारे। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक तारा। समझ गए? जैसे कि हम बात करें, एक तारा था, उस एक तारे से हमारे 9 प्लैनेट्स बने। हम पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 प्लैनेट्स ही आएंगे बराबर। 9 प्लैनेट्स जो है वो एक ही तारे से टूट कर अलग हुए, तब हम क्या करते हैं, हम अद्वैत की बात करते हैं। जो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, हमारे जो तारे रहेंगे वो दो रहेंगे। ये दो तारे थे और इन दोनों तारों के कारण हमारे 9 प्लैनेट्स जो हैं वो बने हैं। अब इनकी क्या प्रोसेस रहती है उसको हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मैसेज कर दीजिएगा यस नो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, सबसे पहली हाइपोथेसिस। हम सबसे पहले आपके सिंगल स्टार थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे, फिर बाइनरी स्टार जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस का नाम है इमानुअल कांट की गैसियस हाइपोथेसिस। इमानुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। हाइपोथेसिस है, मैं बार बार कहता हूं, कैसे हुआ ये नहीं बताते हैं, वो केवल और केवल कि शायद ऐसा हुआ होगा। दी किसने थी, आपके इमानुअल कांट। ठीक है, कहाँ के थे, जर्मनी के दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्री थे जर्मनी के। और इन्होंने 1755 में, शुरुआत कब हुई थी इसकी, इन थ्योरीज की जो शुरुआत हुई थी वो 1740 कितना 9 या 7, देखिए पीछे वाली स्लाइड्स को याद रखें। कास्ट द बफन की थी, ये यहाँ से शुरू हो चुकी थी। 1749 में इन्होंने अपना वर्क इस दिशा में शुरू हो गया। ये जो है 1755 में है, तो शुरुआत जो हो रखी थी वो कास्ट द बफन के द्वारा हो चुकी थी। कांट ने अपनी हाइपोथेसिस दी 1755 में, जो आधारित थी गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर। गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या कहता है कि किसी चीज को हम कह सकते हैं कि आपके तीनों नियम जो है, बल्कि वो भी आज से शामिल होंगे, नहीं तो हर चीज कह सकता है कि आप जब पृथ्वी में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि हर चीज को वो अपनी ओर खींचती है, उसमें चुंबकीय आकर्षण होता है। तो इस प्रकार का जो नियम है, जो न्यूटन का जो ग्रेविटी का लॉ है, उस पे आधारित ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं कहेंगे, सॉरी, हम परिकल्पना कहेंगे। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो वो कह सकते हैं कि प्रूवन होता है,
यानी उसको प्रूफ कर दिया गया। उसमें कुछ कह सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसमें आपको साक्ष्य दिए जाते हैं कि हाँ वास्तव में ये प्रूवन है। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने इस नियमों के आधार पर इसको प्रस्तुत किया और उन्होंने कैसे बताया कि सबसे पहले शुरुआत में देखो वायवीय राशि की बात करते हैं। एक तप्त यानी हॉट एंड मूवेबल गतिशील निहारिका थी। निहारिका या नेबुला, ये जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, नेबुला क्या होता है, ऐसा था। आवाज आए, कुछ नेटवर्क के इश्यूज थे, शायद डिस्कनेक्ट हो गई होगी हमारी क्लास। दो तीन बार में हम समझेंगे। अब क्या था इस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस जो हाइपोथेसिस थी कांट की, उस कांट की हाइपोथेसिस में इनके द्वारा क्या कहा गया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ आद्य पदार्थ यानी प्रीमोडियल मैटर्स उसे कहते हैं। प्रीमोडियल मैटर्स का अर्थ होता है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ पदार्थ थे जो बिखरे हुए थे, ये इस प्रकार से बिखरे हुए थे। ठीक है। और ये जो पदार्थ है वो गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे के पास आए। यानी ये पदार्थ पदार्थ अब ये मैटर्स कहाँ से आए इसके बारे में नहीं बताता। ये कहता है कि ऐसे पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे और वो तेजी से घूम रहे थे, और वे फिर क्या हुए, निकट आए। निकट आए, निकट आने के बारे में कहता है कि ये जो पदार्थ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकट आए, पास आने लगे। इस प्रकार से पास आए, जैसे जैसे पास आते गए तो बीच में एक ठोस पदार्थ बनता गया, ये ऐसा, और ये स्पीडली घूमने लगा, नेबुला या निहारिका। और घूमते घूमते आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से बीच में एक ठोस पदार्थ है और बीच में ये मैटर्स यहाँ पर इस प्रकार से घूम रहे हैं। घूमते गए, फिर जो बीच का मैन जो पदार्थ था या बीच का जो मैन जो तारा था वो अपनी जगह पर स्थिर रहा और उसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकले। ये देखिए यहाँ पदार्थ निकले और ये जो पदार्थ हैं वो आपस में जुड़ गए। जुड़कर उन्होंने क्या बनाए, प्लैनेट्स बनाए। हाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और हम कहते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का क्या संभव है या नहीं। तो इस संबंध में वो अपनी विचारधारा रखते हैं और उन्होंने अपनी बात को इसी प्रकार से स्पष्ट किया है कि ये कैसे हुआ। तो ये विषय अलग है। शुरुआत जो की जाती है वो इसी हाइपोथेसिस के माध्यम से हो जाती है कि इस प्रकार से प्लैनेट्स बने। अब वो क्या कहता है कि कई इसमें से कितने छल्ले निकले, 9 रिंग्स निकली। कैसे निकला, वो कहता है कि पहले इस प्रकार से पदार्थ बिखरे हुए थे, फिर आपस में वो जुड़े, एक बड़ा सा पदार्थ बना, घूमता गया, उसमें से 9 छल्ले निकले, 9 रिंग्स उससे सेपरेट हुई। और सेपरेट होने के बाद ये जो 9 जो रिंग्स है वो हमारे प्लैनेट्स के रूप में हमारे सामने नजर आती है। इस प्रकार से ये हमारे प्लैनेट्स बने। क्लियर नहीं होगा एक बार में, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तारा एक ही था इसलिए इसको सिंगल स्टार थ्योरी कहा जाता है। यानी आपके एक ही तारे की सहायता से 9 रिंग्स या 9 जो प्लैनेट्स हैं उन 9 प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो